केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से प्राचीन काल से ही देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार थे जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी के अमृतकाल में कल देश का स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 78 वर्ष की इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर पूरे देशवासियों को कल प्राप्त होगा। पूरा देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की भावनाओं के साथ, देश के नेतृत्व की भावनाओं के साथ जुड़ा था। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्प लिए थे। जो संकल्प थे उन संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दिशा से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पांडे जी मैं जाऊंगा, यहां पे हमारे श्रम और सेवा योजना मंत्री हैं राजभर जी, श्री अनिल राजभर से कहूंगा कि एक बार आपको अटल आवासीय विद्यालय का दौरा करवाएं। अभी मैं बिलारी में भी आया था, बिलारी के विधायक भी नहीं होंगे यहाँ पे, हाँ भाग गए होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम उनको खिला दी है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि किसके नाम पे कसम खाएं। ऐसी कसम मत खिलवाया करे जी। नहीं मैं भी कह रहा हूं ना, किसके नाम पे करें, और खन्ना जी किसके नाम पे कसम खा देंगे। ये स्थिति है, ऐसा मत किया करिए भाई। आप तो घर में जो है आप पता नहीं किन स्थितियों में रहते होंगे, लेकिन खन्ना जी के बारे में और कम से कम हमारे ये फहीम इरफान के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। और बेचारा भी अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि आपने ऐसी कसम खिला दी। मैं बिलारी में गया था अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। आप देखिए ना उन बच्चों के, आप अपने बच्चों को तो विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए,
श्रमिकों के बच्चों के विद्यालय को बंद करते थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। आज श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हम बना चुके हैं। और यही नहीं बना रहे हैं, कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक थे, गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है, ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई है। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता, पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए, छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और ये समय पे होना चाहिए। लेकिन 3 से 6 वर्ष तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि स्कूल पेयरिंग की स्थिति केवल यूपी के अंदर हो रही है, हिमाचल में हुई, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। अन्य राज्यों में हुआ, कहीं हो हल्ला नहीं हुआ। यूपी में हम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा कैंपस मिलना चाहिए, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब छात्रों पे विशेष ध्यान देना है तब उन बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध ना हो। क्या स्थिति है? कहां आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? ऐसा नहीं कि पिछले 8 वर्ष में जो परिवर्तन किए गए इसके परिणाम आज नीति आयोग इसको स्वीकार करता है। 1947 से 2017 तक हमारे किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पसीना बहाकर के अन्न उगाया, परंतु उत्पादकता की जो रफ्तार थी वो सीमित रही, लागत ज्यादा पड़ती थी। गेहूं, चावल, दलहन, इन सब में हमारा राष्ट्रीय योगदान बहुत थोड़े से था। सिंचाई की परियोजनाओं की आपने चर्चा की, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। आप सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे पांडे जी, ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1971 में बनी थी। उस समय इसकी लागत थी 100 करोड़। इसका जो डीपीआर उस समय बना था वो 100 करोड़ का बना था। लेकिन योजना जो समय पे नहीं बनती है, ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो जब 2021 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पूरा किया, तब तक इसकी लागत बढ़कर के हो चुकी 10,000 करोड़। कौन लोग दोषी हैं 1971 में बनी हुई परियोजना को समय पे क्रियान्वयन न करने के? इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण यह योजना बन पाई और इसके कारण 14 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अन्य अर्जुन सहायक परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, ये सभी परियोजनाएं ऐसी थी जो पिछली सरकारों के विजन के अभाव के कारण
और कोई विजन डॉक्यूमेंट न होने के कारण आधी अधूरी पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इन सभी का क्रियान्वयन उस रूप में किया। सिंचाई परियोजनाओं की धीमी विस्तार, आधुनिक तकनीक, मार्केट से लिंक करने का कोई प्रावधान नहीं और सीधे वित्तीय सहायता किसान के अकाउंट में नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश का अभाव, कृषि आधारित उद्योग सीमित क्षमता से ही चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था। यह डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी। और याद रखना, यह भी राष्ट्रीय औसत से एक बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी, आज वो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए। जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। जनसंख्या 16% है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है, उस असीम कृपा का परिणाम हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का इसमें योगदान देश के अंदर 21% तक पहुंचा है। गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे, आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए वे पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा। और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो अयोध्या में देखने को मिल रही है आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है आपको इससे भी पीड़ा होगी, जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग
दुर्योधन का स्मारक बनाया।